के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आज वो आबकारी घोटाले पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल आज कोर्ट के सामने शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे। बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सुनीता केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ने झट लपक लिया। सुनीता भाभी जी, इस बात का एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप पूछ लें केजरीवाल जी से जब आप आज उनसे मिलने जाएं। उनसे प्लीज पूछिए कि अगर इतना ज्यादा सनसनीखेज उनके पास मटेरियल है खुलासे करने का, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने अपने साथियों को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में इतने दिन सड़ने दिया? वो बता दें कि कब ईडी की कस्टडी में मिलने गई और कब केजरीवाल साहब ने उनको संदेश दिया। असल में सारा निराधार है, सब झूठ है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को आज दोपहर 2 बजे से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां यह तय होगा कि केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या नहीं। आज कोर्ट में केजरीवाल की पेशी से पहले दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को समन जारी करके आज पेशी के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने गोवा में आप के अध्यक्ष अमित पालेकर और रामाराव वाघ, दत्ता प्रसाद नाइक, अशोक नाइक को समन भेजा है। ये नेता गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आप से जुड़े थे। ईडी ने आरोप लगाया कि साउथ लॉबी से मिली 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। इस बीच अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर दाखिल पीआईएल पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। सुरजीत यादव नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर कहा है कि आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई है। वो 22 मार्च से ईडी की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। सुरजीत यादव ने एक अन्य याचिका में अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी हिरासत से मंत्रियों को दिए जा रहे दिशा निर्देश पर भी रोक लगाने की मांग की है। और अब खबर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई से जुड़ी हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का मंत्री आतिशी ने स्वागत किया है। बड़ी खबर मिल रही है, कहा हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। ईडी के पास हाई कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं है। हाई कोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। 2 तारीख के बाद ईडी को नहीं मिलेगा समय। हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या हुई है। बाइक से आए हमलावरों ने गोली मार दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या को लेकर यह बड़ी खबर है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से यह खबर आ रही है, जहां बाइक से आए हमलावरों ने गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया। राजीव चावला संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव, क्या खबर इस बारे में? और देखिए, सुबह लगभग 6 बजे की बात है, जिस दौरान बाबा तरसेम सिंह रोज की तरह उठे और उठने के बाद जब वो गुरुद्वारे से जैसे ही बाहर निकले, गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही 2 हमलावर जो पहले से घात लगाए हुए बाइक सवार वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बाबा तरसेम सिंह को देखते ही ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा दी और बाबा तरसेम सिंह के क्योंकि डायरेक्ट गोली लगी, जिसके बाद जो है बाबा तरसेम सिंह वहां मौके पर गिर गए। जो उनके साथ में उनके जो अनुयायी थे वो उनको लेकर के खटीमा के एक निजी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही बाबा तरसेम सिंह की मौत हो जाती है और उसके बाद जो है लोगों में गुस्सा भी है और भारी। हमलावरों के बारे में क्या जानकारी?
देखिए फिलहाल जो है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार हमलावर किस मकसद से जो है बाबा की हत्या करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी बताए जाते थे बाबा तरसेम सिंह, तो पूरी पुलिस फोर्स ऊधम सिंह नगर जिले की इस समय नानकमत्ता में तैनात है और एसएसपी को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाए और हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम मामले की जांच में जुटी है। नजर बनाए रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजनीति की कर लेते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर लगभग फैसला हो गया है। आज पटना में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। बिहार में आखिरकार कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर फंसा हुआ पेच सुलझ गया है। पिछले कई दिनों से दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन बुधवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई। बिहार में कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों पर सहमति बन गई, जबकि एक और सीट पर चर्चा जारी है, यानी कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आएंगी। आरजेडी कांग्रेस के बीच 9 सीटें देने पर समझौता हो चुका है। कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आ सकती हैं उसमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम। इसके अलावा एक सीट शिवहर या महराजगंज में से मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस आरजेडी के बीच तनातनी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया सीट जाने से बिहार प्रदेश कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। कई नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि फ्रेंडली फाइट के तहत ही सही पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर पुणे से चुनाव लड़वाया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे। वहीं औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस आरजेडी से कैंडिडेट बदलने की मांग कर रही है। बिहार में पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच महाभारत जारी है और एक तरफ आरजेडी से बीमा भारती ने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, वहीं पप्पू यादव ने कहा कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। बिहार में भले ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला हो गया हो, लेकिन पूर्णिया को लेकर महाभारत जारी है। हाल ही में आरजेडी का दामन थाम चुकी बीमा भारती ने साफ कहा है कि वो 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगी। बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया मेरी मां है और मां को छोड़कर बेटा कहीं नहीं जाएगा। वहीं इस बीच आपको बता दें, गिरिराज सिंह का इंडिया पर तंज सामने आया, इंडिया गठबंधन पर तंज सामने आया है। बिहार में इंडिया का वजूद ही नहीं है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं लालू की मर्जी से सीटों का बंटवारा हुआ है। देखिए ऐसा है, बिहार में लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता हैं, उनकी मर्जी पर यहाँ महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, न चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए महागठबंधन की वही स्थिति है। महागठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है। चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, एक केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के लिए। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। बड़ी खबर, आज महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है और सभी घटक दलों से सीटों पर सहमति बन गई है। अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने अभी तक राज्य की 24 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया,
लेकिन शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी शिंदे और अजित पवार गुट के बीच कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब सुलझा लिया गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना 14 और अजित पवार गुट की एनसीपी के हिस्से 5 सीटें आ सकती हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हिस्से में जो सीटें आ सकती हैं, उनमें बुल्ढाणा, यवतमाल, वाशिम, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, शिर्डी, पालघर, कल्याण, ठाणे और दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे में अजित पवार गुट के एनसीपी के हिस्से में 5 सीटें आ सकती हैं। रायगढ़, बारामती, शिरूर, नासिक, धाराशिव सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष की बात करें तो एमवीए महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन शिवसेना ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद एमवीए में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जबकि एमवीए में अब भी महाभारत जारी है। सीट शेयरिंग पर कई दौर की बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पाई है। सीट बंटवारे से पहले ही शिवसेना यूबीटी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही एमवीए में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी गुट में भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संजय निरुपम ने नाराजगी जताई है। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि कोई विवाद नहीं है। हम लोग सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और जो भी क्लैरिफिकेशंस होंगे वो आपस में मिल बैठकर हम बात कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये बहुत स्पष्ट है कि हमारी लड़ाई बड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में खींचतान को लेकर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस के दावे वाली 3 सीटों पर यूबीटी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। राजीव सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको इस बीच ये भी बता दें कि खबर मिल रही है कि अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले के बीच एक बैठक भी होने वाली है। क्या अपडेट इस बारे में राजीव? सुरभि, देखिए, जब से उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और उसके तुरंत बाद से ही कांग्रेस के नेता मुखर होकर उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जिन सीटों पर फाइनलाइज नहीं किया गया था मीटिंग में, उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए था। खासतौर पर मुंबई की 2 सीटें हैं, एक मुंबई के बाहर की सीट है, 3 ऐसी सीटें हैं। कांग्रेस का कहना था कि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, इन सीटों पर अभी चर्चा चल रही थी। और उसके बाद चूंकि रिएक्शन भी जो आया उद्धव ठाकरे ग्रुप से, वो उस तरह से नहीं आया जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सके गठबंधन में एक सामंजस्य दिख रहा हो। उसी के बाद शरद पवार की भी कल एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी। उसके बाद शरद पवार ने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनकी उद्धव ठाकरे से सूत्रों के हवाले से बात हुई इस पूरे विषय में और उद्धव ठाकरे और शरद पवार आज शाम लगभग 4 बजे के आसपास एक बैठक करेंगे और ये कहा जा रहा है कि इसमें नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष, उनको भी बुलाया गया है। इसे सीधे तौर पर एमवीए की मीटिंग कहना गलत होगा, क्योंकि ये नाराजगी के बाद ऐसी बैठक है जो उद्धव ठाकरे ग्रुप के द्वारा बुलाई गई है, जिसमें शरद पवार शामिल रहेंगे और कांग्रेस को भी बुलाया गया है। कांग्रेस के नेता आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं तो कौन आता है और लिस्ट सामने आने के बाद खुलकर ये नाराजगी भी कांग्रेस की सामने आ चुकी है। इस पर नजर बनाए रखे, बैठक में क्या बड़े फैसले होते हैं इस पर आगे भी लेंगे अपडेट। शुक्रिया। और इस बीच फिल्म अभिनेता गोविंदा एक बार फिर सियासी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। खबर है कि वे मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 से लेकर कुली नंबर 1 तक जैसे किरदार निभाने वाले गोविंदा इस लोकसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हो सकते हैं। खबर है कि इसी मुद्दे पर शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने गोविंदा से मुलाकात की है। गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा है। गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ा था और 5 बार के सांसद बीजेपी नेता राम नाईक को हराया था। उस चुनाव में गोविंदा ने करीब 50,000 वोटों से जीत हासिल की थी। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो शिंदे खेमे के मौजूदा सांसद
गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में गोविंदा जल्दी उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। इस बीच मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर दावेदारी को लेकर महाविकास अघाड़ी में खुलकर मतभेद सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस के हक वाली सीट पर यूबीटी ने उम्मीदवार उतार दिया है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है और पार्टी ने अमरावती से नवनीत राणा और कर्नाटक के चित्रदुर्ग सीट से गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद रही नवनीत राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। कल जारी 7वीं लिस्ट में नवनीत राणा का नाम शामिल है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवनीत का पार्टी में स्वागत किया। इससे पहले दिन में भाजपा ने नवनीत राणा को अमरावती सुरक्षित सीट से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया था। पार्टी में शामिल होने के बाद नवनीत ने 400 पार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा से काम करूंगी। लोगों की सेवा करेगा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी खड़े रहेंगे। इनका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत नहीं हूँ पर आज से इस परिवार में भाजपा में जुड़ी हूँ, तो डेडिकेटेड से दिल से और जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसमें जरूर हमारी अमरावती एक जरूर रहेगी। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एससी सीट से गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया है। और टिकटों का बंटवारा विपक्ष में भी जारी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 14 प्रत्याशियों के नाम हैं। मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को बीजेपी प्रत्याशी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से डॉली शर्मा और सीतापुर से नकुल दुबे को टिकट मिला है। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि, महराजगंज से वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। वहीं झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल और लोहरदगा से सुखदेव भगत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तेलंगाना की मेडक लोकसभा सीट से नीलम मधु कांग्रेस प्रत्याशी होंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कल सीईसी की बैठक में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार का नाम फाइनल हो चुका है। वहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह को टिकट दिया जाएगा, लेकिन तकनीकी कारणों से इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया जा सका है, क्योंकि उज्जवल रमण सिंह ने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। वे अभी समाजवादी पार्टी में हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सभी दल चुनाव प्रचार की तैयारियों में भी जुट गए हैं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने कई राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। चुनावी तैयारियों को लेकर सबसे आगे चल रही बीजेपी ने उत्तराखंड और बिहार में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नाम कॉमन हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में राज्य के सीएम पुष्कर धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय नेता और राज्य के बड़े नेताओं का नाम है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मथुरा के सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के नाम भी शामिल हैं। वहीं बिहार के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी शामिल किया है। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 40 नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस के प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया का नाम भी शामिल है। वहीं बीजेपी ने 13 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। किसे पार्टी ने कहां की जिम्मेदारी दी है, देखिए ये रिपोर्ट। 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में चुनावी प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश में संजीव चौरसिया, रमेश बिधोड़ी और संजय भाटिया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। निर्मल कुमार सुराना और जयभान पवैया को महाराष्ट्र का सह प्रभारी नियुक्त किया गया।
ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी और अलका गुर्जर को सह प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। नितिन पहले सह प्रभारी थे। कैप्टन अभिमन्यु को असम का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अभय पाटिल को तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किया गया। बिहार के प्रदेश महासचिव रहे देवेश कुमार को मिजोरम के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि नलिन कोहली को नागालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया। अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा, अजीत गोपछड़े मणिपुर, एम चुबा आओ को मेघालय का प्रभारी बनाए गए। यूपी में आजम खान की जिद के आगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपना फैसला बदलना पड़ा, जिसके बाद रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर पार्टी में जबरदस्त कंफ्यूजन फैल गई। आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर में ऐसा पेच फंसाया कि अखिलेश यादव को कदम पीछे खींचने पड़े। 2 सीट पर 4 दावेदार ने समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। पार्टी के दबाव के आगे एसटी हसन ने नामांकन वापस तो ले लिया, लेकिन रामपुर में 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। एक तरफ मौलाना महिबुल्ला नदवी कह रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव के आदेश पर नामांकन किया है। वहीं आजम के करीबी आसिम राजा और अब्दुल सलाम ने भी पर्चा दाखिल किया है। जी ने भेजा है और आजम भाई भी मेरे मुक्तदी हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। समाजवादी पार्टी में टिकट पर टकराव पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। अब देखना होगा कि रामपुर से समाजवादी पार्टी से कौन अपना नाम वापस लेता है। और कांग्रेस एक ओर सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी कलह का भी सामना कर रही है। कल चंडीगढ़ में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हंगामा चंडीगढ़ के पार्टी ऑफिस का है, जहां हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पहुंचे हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद थे। उनके सामने ही पार्टी कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के समर्थक थे, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लकी के समर्थक। दोनों ओर से पहले नारेबाजी शुरू हुई और फिर मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। नौबत ये हो गई कि सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को बीच बचाव में उतरना पड़ा। इस जोर आजमाइश को देखते हुए राजीव शुक्ला ने तो ये तक कह दिया कि वे टिकट देने नहीं आए हैं और 20 मिनट में ही मीटिंग खत्म करके वापस लौट गए। मीटिंग के बाद पवन बंसल ने बूथ लेवल पर समर्थकों की मीटिंग की बात कही। इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी है, जितने कोई बीएलए वगैरह जितने बन चुके हैं, कोई वो अपने अपनी जगह पे काम करें और हम सब मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ भी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करें। कल पंजाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को डबल झटका दिया। आप सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के बाद कल आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। सुशील कुमार रिंकू ने पिछले हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी और आम आदमी पार्टी ने इस बार फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। अब उनके बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज जिस तरीके से सुशील रिंकू ने भाजपा जैसी नफरत फैलाने वाली जमात को ज्वाइन किया है, तो ये स्पष्ट होता है कि सुशील रिंकू ने पंजाब से, आम आदमी से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी की और डेफिनेटली पंजाबी लोग गद्दारों को हमेशा सबक सिखाते हैं। सुशील कुमार रिंकू के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गुस्सा सड़क पर भी दिखा। जालंधर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और सुशील कुमार रिंकू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक दिन पहले लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी बीजेपी में शामिल हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों में 3 महिला प्रत्याशियों से बात की है। प्रधानमंत्री ने क्या खास बात की, भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा महिला प्रत्याशियों के साथ, आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला वोटर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।
पीएम मोदी इन दिनों बीजेपी की महिला प्रत्याशियों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं से उनके क्षेत्र में चल रहे चुनाव प्रचार पर अपडेट ले रहे हैं। उस राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने का वादा कर रहे हैं। पीएम मोदी ऐसा कर देश की महिला मतदाताओं को खास संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार अमृता रॉय से फोन पर बात की। राजघराने से संबंध रखने वाली राजमाता अमृता रॉय टीएमसी प्रत्याशी महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हैं। पीएम मोदी ने अमृता रॉय से 9 मिनट तक फोन पर बात करते हुए बंगाल में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया। पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है वो 3000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है और इस चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 89 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में असम और बिहार में 5-5, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 14, केरल में 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर की 1-1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसके बाद प्रत्याशी 4 अप्रैल तक पर्चा भर सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। मतगणना 4 जून को होगी। इस बीच 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए बिहार को छोड़कर नामांकन का कल अंतिम दिन था। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच आज होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा, जबकि दिल्ली समेत कुल 22 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा में वारदात हुई है। नोएडा में एक युवक ने युवती की हत्या कर दी। ब्लेड मारकर युवती की हत्या की गई है। हत्या के बाद युवक ने आत्महत्या की कोशिश भी की। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 63 की घटना बताई जा रही है। और अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और एफआईआर को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां जेल में बंद अली अहमद पर एक और मुकदमा दर्ज। बालू कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में अली समेत 7 पर केस दर्ज। मामले में पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। आईएसपीपी इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान की भारत अमेरिका को धमकी। आईएसपीपी ने प्रोपेगेंडा तस्वीर जारी की। आईएसपीपी ने तस्वीर पर लिखा, अगला नंबर किसका। तस्वीर पर ये लिखा हुआ है, मॉस्को कंधार खत्म, अगला कौन। चीन, डेनमार्क को भी आईएसपीपी की धमकी मिली है।